पार्लियामेंट में एक ऐसा पद जो पावर में तो बहुत कम है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्पीकर से कई बार बहुत बड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर। जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो मैटर क्यों करती है। ये वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, नासिर सैफी के द्वारा। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर। दोस्तों 17th लोकसभा में क्या हुआ? अगर हम 17th लोकसभा की बात करें तो 17th लोकसभा में पूरे 5 साल तक जो पोस्ट है डिप्टी स्पीकर वो खाली रही। ये क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उसका वायलेशन था? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे क्या, ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि नहीं स्पीकर के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर या चेयरमैन के ऊपर या डिप्टी चेयरमैन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो ये टॉपिक मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं दोस्तों तो आप अपने नंबर्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करिएगा। फीडबैक आईएएस के ऊपर ऐसी वीडियो जो यूपीएससी के एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक हैं वो आती रहेंगी, इसलिए फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं, और शेयर करना ना भूलें। शेयर, मैं हमेशा कहता हूं, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? शेयर नहीं करेंगे तो वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे जो डिप्टी स्पीकर है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द डिप्टी स्पीकर। और दोस्तों ये जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है, क्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये पोस्ट क्रिएट की गई, या ब्रिटिश राज से चली आ रही है, या बहुत पहले से चली आ रही है? तो हम इसका हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन देखेंगे। इस पोस्ट का जो डिप्टी स्पीकर है इस पोस्ट का क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन देखेंगे। फिर असेस करेंगे कि जो ऑफिस है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग या हम कमेटी की बात करें तो उसमें डिप्टी स्पीकर का कितना बड़ा रोल है। फिर क्या एग्जामिन करेंगे दोस्तों, जो अगर मान लीजिए जैसे 5 साल से 17th लोकसभा में क्या हुआ दोस्तों, पूरे 17th लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट रही। अगर पोस्ट वैकेंट रहती है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्प्लीकेशन हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इसके पोटेंशियल रिफॉर्म क्या है, क्यों डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली रहती है, क्या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है या जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स हैं उसका वायलेशन करती है। हम ओवरऑल इस टॉपिक को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी के लिए, आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म क्या है। से अगर हम बात करते हैं, डिप्टी स्पीकर की बात करें या स्पीकर की बात करें, तो दोस्तों एक ही आर्टिकल है उन दोनों के लिए कि डिप्टी स्पीकर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो आर्टिकल 19(3) क्या कहता है, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर। क्या? द हाउस ऑफ द पीपल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो दोस्तों यहाँ जो शैल यूज किया है, शैल का मतलब है
ऑब्लिगेटरी, आपको 2 मेंबर्स को इलेक्ट ही करना है। सून एज का यूज किया गया है जहां पर दोस्तों देयर इज नो स्पेसिफिक डेडलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आप अनरीजनेबली क्या कर सकते हैं, अनरीजनेबली डिले नहीं कर सकते स्पीकर को इलेक्ट करने में। डिप्टी स्पीकर को के पास रीजन होना चाहिए डिले करने का कि आप डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। अगर स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके फ्यू वीक्स के बाद क्या होता है, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना होता है क्या। लेकिन इसमें कोई भी डेडलाइन नहीं है कि इतने पीरियड में आपको डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना है। दोस्तों क्या अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा हो, इम्प्लाई द अर्जेंसी नॉट डिस्क्रिशन। तो क्या है, जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है या स्पीकर की जो पोस्ट है उसको जल्दी से जल्दी क्या करना होता है, इलेक्ट करना होता है। वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन नहीं है कि गवर्नमेंट जब चाहे जब उसको इलेक्ट करे। तो आर्टिकल जो 93 है वो क्या इंप्लाई करता है, अर्जेंसी इंप्लाई करता है। तो इसलिए हमेशा जो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो उसको एज सून एज मे बी चूजे 2 मेंबर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं किया गया है कि इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, इलेक्ट करना है डिप्टी स्पीकर को। इक्वल इंपॉर्टेंस विद स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो स्पीकर के बराबर होती है। डिप्टी स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है, उनकी जो पावर है दोस्तों वो इक्वल है। बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 19(4) क्या कहता है। आर्टिकल 19(4) में क्या है, टेन्योर और वैकेंसी के बारे में बताया है कि जो आर्टिकल 94 में जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो कब तक उसमें स्टे कर सकता है, कब तक उसमें रह सकता है, जब तक वो रेजिग्नेशन ना दे, जब तक वो क्या दे, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन ना दे, उसको रिमूवल ना किया जाए, या जो अपनी एमपी का जो पद है उसको ना छोड़ दे, तब तक उसको क्या किया जा सकता है, वो अपने जो पोस्ट है अपने ऑफिस में क्या कर सकता है, अपनी ड्यूटी को निभा सकता है, अपनी ड्यूटी कर सकता है। जब तक वो 3 चीजों को नहीं करता, या तो रेजिग्नेशन ना दे, या रिमूवल ना करे, या एमपी के पद से वो इस्तीफा ना दे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मीन फॉर कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अगर हम आर्टिकल 94 की बात करते हैं, इसमें मेंशन है मीन फॉर कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। उसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है, उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब तक नई लोकसभा नए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट नहीं कर देता, जब तक क्या है, पुराने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर काम करेंगे। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी के लिए उनके पद को खाली नहीं कराया जाता है, उनका जो पोस्ट है उसको खाली नहीं कराया जाता है। दिस इंश्योर देयर इज नो गैप इन द पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पीरियड में क्या था, सेंट्रल असेंबली होती थी, उसमें एक पोस्ट होती थी प्रेसिडेंट की जो इलेक्ट किया जाता था क्राउन के द्वारा, और एक पोस्ट होती थी डिप्टी प्रेसिडेंट की जो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता था, वो असेंबली के द्वारा इलेक्ट की जाती थी। प्रेसिडेंट जो है आज के जो टाइम में वो स्पीकर की पोस्ट है, और जो डिप्टी प्रेसिडेंट है टाइम में वो पोस्ट किसकी है दोस्तों, डिप्टी स्पीकर की। तो ब्रिटिश पीरियड में क्या था दोस्तों, ब्रिटिश पीरियड में क्या था, डिप्टी प्रेसिडेंट होता था सेंट्रल असेंबली में। जो आज के टाइम में डिप्टी स्पीकर है लोकसभा में, तब क्या होता था, डिप्टी प्रेसिडेंट होता था। पहले हमारे जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे कौन बने दोस्तों, पहले हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट बने सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 1921 में। जो अगर हमसे पूछा जाए कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ इंडिया कौन थे, तो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ इंडिया कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और कब बने थे ये, 1921 में बने थे दोस्तों। गवर्नमेंट एक्ट 1935 के बाद दोस्तों ये जो पोस्ट है डिप्टी प्रेसिडेंट की वो कंटिन्यू रखा गया। फिर इसको इंडिपेंडेंस के बाद भी डिप्टी स्पीकर को क्या है, कंटिन्यू रखा गया। क्या रखा गया, कंटिन्यू रखा गया। अब हम जो लोकसभा में देखते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, वो जो आए दोस्तों उसका इवेल्युएशन हुआ है वो सेंट्रल असेंबली से आया है। कहां से आया दोस्तों, ये ब्रिटिश राज से ये पोस्ट आई है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसीजन। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल असेंबली थी उसके अंदर एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होती थी, एक डिप्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट होती थी। तो प्रेसिडेंट को क्राउन के द्वारा इलेक्ट किया जाता था और डिप्टी प्रेसिडेंट को असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। लेकिन ये जो थी दोस्तों 1935 तक चली। 1935 में क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट थी वो सेंट्रल लेवल पर होता था और जो डिप्टी प्रेसिडेंट था क्या किया था, वो प्रोविंस लेवल पर कर दिया था। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुए उसके बाद क्या किया, इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके अंदर क्या दोस्तों, उसके अंदर जो ये पोस्ट थी डिप्टी प्रेसिडेंट की, उसको क्या किया गया, उसको कंटिन्यू किया गया। कंटिन्यू किस लिए किया गया, कंटिन्यू इसलिए किया गया कि जो हमारी जो पार्लियामेंट्री जो अथॉरिटी है उसमें क्या आए, स्टेबिलिटी आए। और उसको, इस ऑफिस को क्या किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। किसके अंदर दोस्तों, अगर हम आर्टिकल 93 की बात करें, आर्टिकल 94 की बात करें, उसके अंदर क्या किया गया, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्स हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया, तो इस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया। और इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को इन्फोर्स किया गया। कन्वेंशन था 1952 की बात करें तो कन्वेंशन था, जो स्पीकर होगा वो हमेशा कैसे होगा, जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। किससे होगा, अपोजिशन पार्टी से। ये कन्वेंशन था 1952 का कि हमेशा स्पीकर जो होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। फॉर न्यूट्रलिटी, पर ये मैंडेटरी नहीं था दोस्तों। अभी जो सबसे बड़ी डिबेट है पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर के लिए दोस्तों, सबसे बड़ी डिबेट क्या है, अभी सबसे बड़ी जो डिबेट चल रही है दोस्तों वो क्या है, अभी सबसे बड़ी डिबेट जो है पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर के लिए किसके बीच है दोस्तों, डिस्क्रिशन वर्सेस अर्जेंसी। डिस्क्रिशन वर्सेस अर्जेंसी। क्या गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है कि चाहे जब डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करे, या ये दोस्तों अर्जेंसी है। जैसे आर्टिकल 93 में दिया हुआ है कि लोकसभा शैल चूज एज सून एज ए बी 2 मेंबर्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो इस आर्टिकल में क्या टर्म दिया गया है, एज सून एज। एज सून एज का मतलब है दोस्तों आपको जल्द से जल्द, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई है। देयर इज नो स्पेसिफिक डेडलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो इसका फायदा उठाती है और डिले पे डिले करती है इसको, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अर्जेंसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो हमारे पहले डिप्टी स्पीकर हैं वो कौन बने दोस्तों। हम ये समझने की कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद। जैसे इंडिपेंडेंस से पहले कौन थे दोस्तों, इंडिपेंडेंस से पहले थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट बने। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस पहले स्पीकर कौन बने, हमारे पहले स्पीकर कौन थे दोस्तों, जो हम समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्टेड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा 1952 में पहले डिप्टी स्पीकर कौन बने, हम वो समझ रहे हैं दोस्तों। पहले हमारे डिप्टी स्पीकर थे कौन थे वो दोस्तों, एमए अयंकर थे, जीबी मावलंकर की। किसकी, जीबी मावलंकर की जब डेथ हो गई तो उन्होंने एज ए एक्टिंग स्पीकर का काम किया। कैसे काम किया, एक एक्टिंग स्पीकर का काम किया। तो ये क्या दर्शाता है, अगर हम 1956 की बात करते हैं, 1956 में जो जीबी मावलंकर थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो एमए अयंकर थे उन्होंने क्या किया, एज अ एक्टिंग स्पीकर के तौर पे काम किया। तो ये दर्शाता है कि डिप्टी स्पीकर का रोल क्या है, क्रिटिकल रोल क्या है। ये दर्शाता है कि जो क्राइसिस में प्रेसिडेंट फॉर इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द क्राइसिस के टाइम डिप्टी स्पीकर का कितना बड़ा रोल है, ये आपको दर्शाता है। क्योंकि कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, एक तो डिप्टी स्पीकर क्या है दोस्तों, कंटिन्यूटी है उसके काम में और स्टेबिलिटी है। मान लीजिए स्पीकर का किसी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई उनकी, या वो एमपी के पद से हट गए, तो क्या होगा, डिप्टी स्पीकर की जो सीट है, जो स्पीकर की पोस्ट है खाली हो जाएगी। अगर स्पीकर की पोस्ट खाली हो जाएगी, जो पार्लियामेंट का जो काम है, जो बिजनेस है, बिल्कुल
बिल्कुल रुक जाएगा अगर डिप्टी स्पीकर ना हो। इसलिए डिप्टी स्पीकर का बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है ड्यूरिंग द क्राइसिस। इसलिए डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर का सबऑर्डिनेट है। क्या है? स्पीकर का सबऑर्डिनेट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो उसकी जो पावर है वो स्पीकर के कैसी है? इक्वल है। उसकी जो पावर है वो स्पीकर के बिल्कुल इक्वल है, वो सबऑर्डिनेट नहीं है। तो इस जो डिप्टी स्पीकर है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पार्लियामेंट में। इसलिए उसकी पोस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज, उसकी जो पोस्ट है उसकी पोस्ट को बैकेंड नहीं रखना चाहिए। उसकी पोस्ट हमेशा क्या करना चाहिए? जैसा हमारे आर्टिकल 19(3) में लिखा है, एज सून एज मे बी चूजेस टू मेंबर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, वाई द रोल इज वाइटल। डिप्टी स्पीकर का रोल जो है वाइटल क्यों है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्टी स्पीकर का जो क्रिटिकल रोल क्यों है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। सबसे बड़ा जो हम पहला पॉइंट जो देखें दोस्तों, स्पीकर कैन नॉट प्रिजाइड कॉन्टिन्यूसली। तो स्पीकर क्या है दोस्तों? लगातार नहीं बैठ सकता। हो सकता है उसको इलनेस हो जाए, हो सकता है वो बीमार हो जाए, हो सकता है वो ट्रैवल में चला जाए, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है उसको रिमूव किया जाए। अगर मान लो स्पीकर को इलनेस हो जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? जो पार्लियामेंट है उसमें वैक्यूम आ जाएगा, जो उसका बिजनेस है वो नहीं हो पाएगा। अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं होगी तो पार्लियामेंट का काम पूरी तरीके से रुक जाएगा और पार्लियामेंट में वैक्यूम आ जाएगा। तो स्पीकर का तो रोल बहुत बड़ा है ही, क्योंकि पूरा बिजनेस जो है वो स्पीकर के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? पूरा बिजनेस स्पीकर के द्वारा चला जाता है। अगर स्पीकर नहीं होगा तो उसका इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर कौन सबसे बड़ा रोल निभाता है? तो दोस्तों डिप्टी स्पीकर कौन निभाता है? डिप्टी। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं होगा दोस्तों तो क्या होगा? पार्लियामेंट के अंदर एक वैक्यूम आ जाएगा, काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और दूसरा क्या कहता है दोस्तों? डिप्टी स्पीकर इंश्योर्स कंटिन्यूटी। मैंने जैसे बताया, बाई चांस क्या लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर की जो पोस्ट है वो भी खाली हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है। जब तक नई लोकसभा नए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को क्या करे, नियुक्त नहीं कर देती, तब तक वो पोस्ट खाली नहीं होती है। मान लीजिए स्पीकर है ही नहीं नई लोकसभा में, खाली डिप्टी स्पीकर है, तो क्या करता है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट? क्या करती है? कंटिन्यूटी लाती है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी में। और क्या करती है दोस्तों? स्टेबिलिटी लाती है। क्या लाती है? स्टेबिलिटी लाती है। प्रोसीजरल ऑर्डर, तो अगला क्या? मेंटेन प्रोसीजरल ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। मान लीजिए स्पीकर है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो डिप्टी स्पीकर का क्या पार्लियामेंट्री रूल्स बनाएगा? डेकोरम ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन्ड। डिप्टी स्पीकर की जो पावर है वो सेम है जो स्पीकर की होती है। डिसाइड कर सकता है पार्लियामेंट में कौन बोलेगा और डिबेट्स को कंट्रोल कर सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो भी ले सकता है डिप्टी स्पीकर। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट रोल है मैंने आपको बताए, क्यों डिप्टी स्पीकर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोस्तों? चेयर द डिबेट्स ऑफ सेशन इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। डिप्टी स्पीकर क्या कर सकता है? ना कि उसे प्रेजाइड करेगा, जो डिस्कशन का फ्लो है उसको भी वो कंट्रोल करेगा, कर सकता है किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना चाहिए, और जो डिबेट्स हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है दोस्तों उनको इंश्योर करेगा। सारी जो इंपॉर्टेंट जो कमेटी होती है उनका चेयरपर्सन कौन होता है? डिप्टी स्पीकर होता है। हेड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, जैसे एडहॉक कमेटी हो गई, पैनल कमेटी हो गई, उनको कौन हेड करता है दोस्तों? उनको हेड कौन करता है? उनको हेड किया जाता है डिप्टी स्पीकर द्वारा। द डिप्टी स्पीकर इन्फ्लुएंस लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, पॉलिसी ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी विद सेंसिटिव डिबेट्स। अगला क्या है दोस्तों? डील्स विद सेंसिटिव डिबेट। क्या पार्लियामेंट डिस्कस कर रही हो नेशनल सिक्योरिटी पे, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज होना है उस टॉपिक पर अगर क्या कर रही हो, उस टॉपिक पर अगर डिबेट कर रही हो, तो स्पीकर का क्या रोल है? स्पीकर का बहुत बड़ा रोल है कि ये पार्लियामेंट में डिसरप्शन ना हो और जो डिबेट हो वो फ्लो में हो।
और डिप्टी स्पीकर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो डिबेट हो रही है वो फेयर होनी चाहिए। क्या चल अगला नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एस्पेक्टेड टू इम्पार्शियल। एस्पेक्टेड टू इम्पार्शियल, जो डिप्टी स्पीकर है दोस्तों वो इम्पार्शियल रोल कैसे निभाता है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पोस्ट है वो डिमांड करती है जो उसका रोल है अपने जो काम को जो पार्टी लाइन्स है उससे ऊपर उसको निभाना चाहिए। आप हालांकि वो क्या किसी पार्टी का मेंबर होता है, हालांकि वो पार्टी का मेंबर होता है, डिप्टी स्पीकर जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है, लेकिन उसको पार्टी लाइन से ऊपर जाके जो अपने फैसले होते हैं, जो अपने डिसीजन होते हैं, वो क्या करना चाहिए दोस्तों, उनमें इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, उनमें पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। उसका जो डिसीजन होना चाहिए वो बेस्ड ऑन न्यूट्रलिटी होना चाहिए, ना कि पार्शियल होना चाहिए उनके डिसीजन में। पार्शियलिटी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट, इंटीग्रिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कन्वेंशन अपोजिशन डिप्टी स्पीकर, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कन्वेंशन क्या कहते हैं। अगर दोस्तों जो पहला पॉइंट देखें, नॉट लीगली बाइंडिंग बट वाइडली फॉलोड। जैसा मैंने बताया दोस्तों, जो स्पीकर की पोस्ट होती है वो रूलिंग पार्टी से आती है और जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होती है वो अपोजिशन पार्टी से होती है। लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट रही हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, वो इस जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करती हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी से ही होगा, जो डिप्टी स्पीकर होगा वो किससे होगा, अपोजिशन पार्टी से होगा। इस कन्वेंशन को कुछ सालों से फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा 17वीं लोकसभा में क्या है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को वैकेंट रखा गया, उसको फॉलो ही नहीं किया गया, उसको फिल ही नहीं किया गया। तो जो कन्वेंशन है, ज़्यादातर जो पार्टी जो होती हैं, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट रही हैं, उन्होंने उस कन्वेंशन को क्या किया है, उस कन्वेंशन को फॉलो किया है। किसी भी डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि वहां पर गवर्नमेंट जो रूल करती है गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब है वहां एक गवर्नमेंट होगी और अपोजिशन पार्टी होगी। तो क्या होता है, किसी भी डेमोक्रेसी में बाय पार्टीशन स्पिरिट होती है। क्या बाय पार्टीशन स्पिरिट होती है? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है और अपोजिशन पार्टी नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, बिकॉज आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को ये नहीं बता सकते। तो दोनों का क्रिटिकल रोल है डेमोक्रेसी में, अपोजिशन भी होनी चाहिए और गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिलती है तो उससे क्या होता है, वो जो कंटेनियस इशू होते हैं उस पर वो डिबेट अच्छे से कर पाएंगे। उससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी, हमें क्या करना चाहिए, अपोजिशन को भी इंक्लूसिविटी करनी चाहिए और उनके साथ भी कोऑपरेशन करना चाहिए, जब हम क्या कह सकते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। आगे बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली टुडे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली क्या है, हम डाटा देखने की कोशिश करते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली क्या है, हम 17वीं लोकसभा की बात करते हैं। 17वीं लोकसभा जो 2019 से 2024 तक हुआ, तो दोस्तों कोई भी डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं किया गया। 17वीं लोकसभा की बात करें, अगर हम 18वीं लोकसभा की बात करते हैं 2024 में, तो अभी क्या है दोस्तों, अभी भी जो है वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है। अभी क्या है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है, अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियन हिस्ट्री। 19वीं लोकसभा में भी इसकी पोस्ट खाली थी डिप्टी स्पीकर की, और 18वीं लोकसभा में भी अभी भी हम 2025 में अभी तक उसकी पोस्ट क्या है दोस्तों, वैकेंट है। आगे बढ़े, मीनिंग ऑफ एज सून एज मे बी। मैंने जैसे बताया दोस्तों, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। एज सून एज मे बी का मतलब क्या होता है कि एज सून एज मे बी का मतलब होता है अर्जेंसी, नॉट डिस्क्रिप्शन। गवर्नमेंट की इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनको अनरीजनेबल क्या देना होगा, वो डिले कर रहे हैं, अनरीजनेबल अगर डिले कर रहे हैं उसको उसका आंसर देना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस आर्टिकल में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, देयर इज नो स्पेसिफिक डेडलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता कि आपको इस टाइम फ्रेम में डिप्टी स्पीकर को या स्पीकर को इलेक्ट करना है, तो
ये फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो अगर हम आर्टिकल 93 की बात करते हैं, आर्टिकल 93 क्या करता है, द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा एज सून एज मे बी चूजेस 2 मेंबर इन द पार्लियामेंट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। बस एज सून एज मे बी का मतलब बस होता है अर्जेंसी, अर्जेंसी इंटेंडेड टू अर्जेंसी कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड व्हेन एवर कन्वीनियंट। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को जब उसका मन होगा, उसकी फीलिंग होगी कि मुझे आज डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करना है, ऐसा नहीं, बहुत अर्जेंसी। अगर स्पीकर की पोस्ट का, अगर स्पीकर को इलेक्ट कर दिया गया तो कुछ वीक्स, फ्यू वीक्स के अंदर आपको क्या करना है, फ्यू वीक्स के अंदर आपको इस डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना होता है। लॉन्ग डिले वायलेट द स्पिरिट ऑफ द आर्टिकल 93। अगर हम बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को, तो वायलेट करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 को वायलेट करेगा। अगर हम डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं और अनरीजनेबली उसकी जो इलेक्शन है उसको डिले किए जा रहे हैं, तो ये वायलेशन है आर्टिकल 93 का इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़े, इंपैक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री बैलेंस। पहला पॉइंट देखें कि इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्या जो पावर है क्या स्पीकर के ऊपर पूरी डिपेंड है या डिप्टी स्पीकर का भी बहुत कोई रोल है। तो पावर ओवरली सेंट्रलाइज इन स्पीकर। जो मोस्ट प्रोसीजरल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं वो स्पीकर के पास ही रहती हैं, क्योंकि जब तक स्पीकर की क्या पोस्ट है, वैकेंट नहीं होती, तो क्या होता है, स्पीकर की पोस्ट रहती है। जो डिप्टी स्पीकर है वो सिर्फ सेरेमोनियल है रेदर देन फंक्शनल। बात करें चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है पार्लियामेंट के अंदर, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है और वीकेन द सेकंड इन कमांड स्ट्रक्चर। क्या काम है दोस्तों, डिप्टी स्पीकर का काम है क्राइसिस में क्या करना, बैकअप देना। अगर स्पीकर इल हो जाए, रिमूव हो जाए या एमपी का पद छोड़ दे तो क्या होगा, वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। फिर डिप्टी स्पीकर क्या करता है, जो पार्लियामेंट वैक्यूम आता है उसको खत्म करता है। अगर पूरी जो ओवर डिपेंडेंस हो जाएगी वो किसके ऊपर हो जाएगी, स्पीकर के ऊपर हो जाएगी, तो डिप्टी स्पीकर का जो रोल है वो बीकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड कमांड जो स्ट्रक्चर है वो बीकन किया जा रहा है। इस सिंगल ऑफिस होल्डर जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, बल्कि डिप्टी स्पीकर का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हम अगला देखें कि दोस्तों पोटेंशियल लीडरशिप वैक्यूम ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मान लीजिए क्राइसिस में क्या किया, डिप्टी स्पीकर को हमने इलेक्ट कर दिया, डिप्टी स्पीकर को स्पीकर की पोस्ट पे बिठा दिया, लेकिन मान लीजिए वो जो इसके काबिल भी है, क्या वो पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं या कमेटी हैं या जो प्रोसीडिंग के डिसीजन है उसमें डिले कर रहा है या उसको चला पा रहा है, नहीं चला पा रहा। अगर नहीं चला पा रहा है तो उससे क्या होगा, उससे भी दोस्तों प्रॉब्लम होगी, उससे भी जो पार्लियामेंट का बिजनेस है वो डिले होगा, तो वो भी ठीक नहीं है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, इंपैक्ट ऑफ अपोजिशन रोल। इंपैक्ट ऑफ अपोजिशन रोल क्या है दोस्तों, अगर जैसे मैंने बताया, हम इसका अगर पहला पॉइंट देखें, डिनाइज अपोजिशन सिंबॉलिक स्पेस। मैंने पहले बताया ट्रेडिशनली जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो जो अपोजिशन के मेंबर होते थे उनको दी जाती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अपोजिशन के मेंबर्स होते थे उनको दी जाती थी एज अ सिंबल ऑफ इंक्लूसिविटी, सिंबल ऑफ इंक्लूसिविटी। पार्लियामेंट में क्या है, अपोजिशन की जो प्रेजेंस है उसको क्या किया जा रहा है, उसको साइड लाइन किया जा रहा है। जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो अपोजिशन को नहीं दी जा रही है दोस्तों। अपोजिशन की जो इंस्टीट्यूशनल जो विजिबिलिटी है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। अगला देखें दोस्तों, इरोड द कोऑपरेटिव पार्लियामेंट्री इथोज। पार्लियामेंट्री जो फंक्शन है बेस्ट कब काम करता है, पार्लियामेंट्री फंक्शन कब काम करता है बेस्ट, जब गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है वो कोलैबोरेट करके काम करें, डेकोरम में काम करें, डेकोरम मेंटेन करके काम करें, और तो उससे क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी है वो काफी अच्छी आएगी दोस्तों। देखिए क्या है दोस्तों, रीइंफोर्स द मेरियन टेंडेंसी। मान लीजिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की क्या है, दोनों पोस्ट रूलिंग पार्टी को चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस करना चाह रहे हैं रेदर देन बैलेंस। डोमिनेंस का प्रोसेस है वो मेजॉरिटी द्वारा
अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है और जो डिसेंट है या जो डिसेंट की वॉइसेस है उसको एलिनेट किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है? उसको एलिनेट किया जा रहा है। आगे बढ़े दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रीच ऑफ डेमोक्रेटिक कन्वेंशन। क्या हो रहा है? ब्रीच ऑफ डेमोक्रेटिक कन्वेंशन। डिसरिगार्ड द ट्रेडिशन एसेंशियल टू द डेमोक्रेसी। जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशन में अपोजिशन पार्टी को जाना चाहिए डिप्टी स्पीकर का, और चेक एंड जो बैलेंस है उसको भी वीकन किया जा रहा है, और डिटेरिएशन द बायपार्टिजम फंक्शनम। जैसे मैंने बताया, डिटेरिएशन द बायपार्टिजम फंक्शन क्या होता है? अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है दोनों आपस में मिलकर क्या करें? काम करें। रोल ऑफ कमेटी सिस्टम। कमेटी सिस्टम में डिप्टी स्पीकर का क्या रोल है? जैसे मैंने बताया, बहुत सारी जो कमेटी हैं उनका जो चेयरमैन होता है वो डिप्टी स्पीकर होता है। चाहे हम एडॉक कमेटी की बात करें, पैनल कमेटी की बात करें, तो उनके चेयरमैन कौन होते हैं? डिप्टी स्पीकर होते हैं। डिप्टी स्पीकर चेयर द की कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो डिप्टी स्पीकर होते हैं। अगर मान लीजिए एब्सेंस अफेक्ट द स्क्रूनिटी एंड लॉ मेकिंग क्वालिटी और रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी। जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी रिड्यूस करता है अगर डिप्टी स्पीकर क्या है? डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल कंपैरिजन क्या है? अगर हम दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में क्या है? यूनाइटेड हाउस ऑफ कॉमन्स में डिप्टी स्पीकर जो है मैंडेटरी क्या है? डिप्टी स्पीकर क्या है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या है? मैंडेटरी है। तो यूके के अंदर क्या होता है दोस्तों? 3 डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। कितने? 3 डिप्टी स्पीकर। 3 डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। एक जो स्पीकर होता है दोस्तों, एक स्पीकर क्या होता है? रूलिंग पार्टी से होता है, और जो 2 स्पीकर होते हैं वो कहां से होते हैं दोस्तों? वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो अगर स्पीकर मान लिए एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर क्या करेगा? उसको डिप्टी स्पीकर उस पोस्ट पे बैठेगा। तो 3 स्पीकर होते हैं, तो इससे क्या होता है? उनके जो पार्लियामेंट है उसमें वैक्यूम नहीं होता है और कंटिन्यूटी बनी रहती है और स्टेबिलिटी रहती है। हम यूएस की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेशन, वहां पर क्या है? डिप्टी स्पीकर क्या सक्सेशन है। अगर मान लीजिए स्पीकर क्या है? एब्सेंट है, तो जो सारे काम जो है वो स्पीकर करेगा। द यूएस हैज क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड पावर वैक्यूम ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया प्रोलॉन्ग वैकेंसी इज एबनॉर्मल। प्रोलॉन्ग वैकेंसी इज एबनॉर्मल। इंडिया में क्या है दोस्तों? ना तो 17th लोकसभा में, अगर हम 17th लोकसभा की बात करें, डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है उसको वैकेंट रखा गया, और 18th लोकसभा की बात करें तो अभी तक कोई भी डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया गया। आगे बढ़े। नीड फॉर लीगल क्लियरिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसा मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? टाइमलाइन। जैसा आर्टिकल 93, अगर हम आर्टिकल 93 की बात करें तो 93 में क्या है दोस्तों? एज सून एज और मे बी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि अर्जेंसी के डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर के जो अगर स्पीकर इलेक्ट हो जाए तो कुछ वीक्स के बाद क्या है? डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई पीरियड नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइमलाइन या देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लूप होल क्या है? लैक ऑफ फिक्स टाइमलाइन। कोई भी टाइमलाइन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, तो उसका फायदा उठाती है और डिप्टी स्पीकर को क्या करती है? इलेक्ट नहीं करती है। टाइम बाउंड रिक्वायरमेंट एसेंशियल होना चाहिए। एक टाइम बाउंड होना चाहिए, उसके अंदर आपको स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो उसको इलेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इलेक्ट करना चाहिए। और तीसरा क्या है? सजेशन क्या देते हैं? इलेक्शन विद इन द 16 डेज। तो दोस्तों डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होना चाहिए दोस्तों वो 16 डेज में होना चाहिए। ये सजेशन दिया है बहुत सारे एक्सपर्ट ने कि जो इलेक्शन होना चाहिए डिप्टी स्पीकर का वो कितने दिन में होना चाहिए दोस्तों? इलेक्शन विद इन द 16 डेज। और समझने की कोशिश करते हैं जुडिशरी क्या रोल निभा सकती है। जो जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी अक्सर क्या करती है? वो इंटरफेयर नहीं करती है। कोर्ट्स अवॉइड द इंटरफियरिंग इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में आर्टिकल 50 में, तो जुडिशरी का अपना रोल है। तो जुडिशरी क्या है? लेजिस्लेटिव
जो प्रोसीजर है उसमें क्या करती है, इंटरफियर नहीं करती है। जुडिशियल इंटरवेंशन जो है लिमिटेड है। जुडिशियल कब इंटरवेंशन करेगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन हो रहा है, अगर किसी चीज पे डिले हो रहा है या पॉलिटिकल लीडर्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या पॉलिटिकल इनएक्शन है, तो जुडिशियरी का जो रोल है बहुत लिमिटेड है, कोई भी एक्शन नहीं ले सकती अगर कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन नहीं हो रहा है। जो तीसरा है कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें पॉलिटिकल बिल की जरूरत है, ना कि लिटिगेशन की। हमें किसी भी, अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर की पोस्ट में डिले किया जा रहा है तो हमें पॉलिटिकल बिल चाहिए, ना कि हमें लिटिगेशन की जरूरत है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है पॉलिटिकल बिल है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो रोल है बहुत लिमिटेड है। आगे बढ़ें, रीस्टोरिंग कन्वेंशन और समझने की कोशिश करते हैं। रीस्टोरिंग द कन्वेंशन, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनली क्या होता था, जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट थी वो रूलिंग पार्टी, जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट थी दोस्तों वो अपोजिशन के पास जाती थी। किसके पास, अपोजिशन के पास। 1952 में ये कन्वेंशन हुआ था, लेकिन अभी क्या है, अपोजिशन को साइडलाइन किया जा रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें रीस्टोर करना चाहिए। ऑफरिंग द पोस्ट अपोजिशन सिंबल ऑफ ट्रस्ट, क्या सिंबल ऑफ ट्रस्ट या सिंबल ऑफ इंक्लूसिविटी पर हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए और अपोजिशन को ये पोस्ट देनी चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, रीइंफोर्स द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। डेमोक्रेटिक स्पिरिट क्या होती है या बायपार्टिजम स्पिरिट क्या होती है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन क्या है, कोलेटरल करके काम करें, जिससे जो लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। तो क्या करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए दोनों को। और तीसरा क्या, अर्जेंट टाइम ऑफ पोलराइजेशन। हमें ये बहुत हाईली टाइम है जो हम डिवाइड होते हैं, हम हॉस्टिलिटी पे डिवाइड होते हैं। हमें वो ना करके हमें कॉपरेशन करके, लेजिस्लेटिव कॉपरेशन करके काम करना चाहिए, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आगे देखते हैं, रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या है, अमेंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। हमें क्या करना चाहिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अमेंड करना चाहिए। और जो टाइम बाउंड जो इलेक्शन होना चाहिए, इनका टाइम बाउंड इलेक्शन होना चाहिए। एक टाइम बनाना चाहिए कि 16 डेज या 17 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो एक तो हमें जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसको क्या करना चाहिए, उसको अमेंड करना चाहिए। लोग जो पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए कि इलेक्शन जो होना चाहिए अर्ली इलेक्शन क्या होना चाहिए, अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। जो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, कैसे, अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें या जर्नलिज्म की बात करें या मीडिया की बात करें या पार्टी आउटरीच की बात करें, अगर अवेयरनेस होगी तो क्या होगा, रूलिंग पार्टी पे या उस पर प्रेशर बनेगा कि डिप्टी स्पीकर को जल्द से जल्द इलेक्ट किया जाए। और ये दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है, मैंने जैसे बताया ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और गवर्नेंस के लिए। ऐसे के लिए टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन को आ गए, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ गई। प्रीलिम के लिए स्टैटिक पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ें, मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक मेंस का क्वेश्चन क्या है, इसमें एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मेंस का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, द प्रोलॉन्ग्ड वैकेंसी फॉर डिप्टी स्पीकर ऑफिस undermines the constitutional scheme of balance in the Indian parliament system. Discuss। तो आप इस क्वेश्चन को दोस्तों आप मुझे लिखकर भेजिएगा, मैं इसको डेफिनेटली इवेल्युएट करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखा जा सकता है, इसके बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होंगे और इसका एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखा जा सकता है। अगर आप यूपीएससी का जो 2026 में क्या होने वाला है, मेंस होने वाला है, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मेंस दे रहे हैं जीएस पेपर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़े और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, Which of the following treatment about the स्पीकर ऑफ लोकसभा।
अगर आपने दोस्तों ये मेरी वीडियो अगर बहुत ध्यान से देखी होगी, केयरफुली देखी होगी, तो आप डिप्टी स्पीकर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप मिस नहीं करेंगे। अगर प्रीलिम्स में आपका डिप्टी स्पीकर पे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपका क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं हो सकता। तो हम पहला ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, डिप्टी स्पीकर कैन ओनली बी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। मैंने जैसे बताया था दोस्तों, जो डिप्टी स्पीकर की जो ट्रेडिशनली क्या होता था, वो अपोजिशन पार्टी से होता था। कैसे होता था दोस्तों, अपोजिशन पार्टी से होता था, ना कि कहां से होता था, रूलिंग पार्टी से। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत हो जाता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर एज सून एज मे बी। मैंने जैसे बताया आर्टिकल 93 में क्या मेंशन किया है, आर्टिकल 93 में मेंशन किया है, लोकसभा पीपल ऑफ द हाउस शैल एज सून एज मे बी चूज टू मेंबर, मे बी चूज टू मेंबर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो ये क्या हो जाता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और तीसरा क्या, डिप्टी स्पीकर कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। जैसे मैंने बताया, अगर लोकसभा डिजोल्व भी हो जाती है उसके बाद भी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर अपनी जो पोस्ट है वो कंटिन्यू रखते हैं, वो वैकेंट नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा 2 और 3 होगा। तो ये 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो डिप्टी स्पीकर के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जो यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है हम लाते रहेंगे। तो स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू गाइस।